नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श साइंस पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं हमने एनसीईआरटी समरी सीरीज़ की शुरुआत की है, जो आपके आगामी परीक्षा में यह महत्वपूर्ण साबित होगी। हम अध्यायवार सभी अध्याय के समरी को पढ़ते हैं और उसके बाद अध्याय के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भी पढ़ कर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो हमारा टारगेट है बीपीएससी टीआरई 4.0, जो अभी निश्चित नहीं है जो किस मंथ में होगा, लेकिन हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मित्रों, आज हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमने अध्याय 3 तक पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके जाके देखें। अध्याय 1 में हमने हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 2 में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं और अध्याय 3 में हमने परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ा था। आज अध्याय 4 परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मित्रों, यह है अध्याय 4 जो आप सामने देख पा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम इसी अध्याय को पढ़ेंगे और इसके समरी को देखेंगे तथा इस समरी के पढ़ने के बाद इसके अध्याय के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो एनसीईआरटी हर एक चैप्टर में आपने क्या सीखा करके कुछ वन लाइनर समरी के फॉर्म में देती है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसी को हम अपने समरी सीरीज में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए पहले लाइन को शुरू करते हैं। जो पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है, तो पहले लाइन में यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे टॉमसन और ई गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोलों में धंसे होते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। चलिए अब तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में यहाँ दिया गया है जो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की थी। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट में यहाँ दिया है, 4th नंबर पॉइंट में क्या दिया है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमता रहता है। परमाणु की स्थिरता को इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है जो नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मित्रों यहाँ दिया गया है कि जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा था। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं निगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अनावेशित होते हैं यानी वो न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद मित्रों यहाँ लिखा गया है कि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया हमने, और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो परमाणु की कक्षा को KLMN नाम दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया है जो संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। उसके बाद मित्रों यहाँ दिया गया है एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। उसके बाद मित्रों यहाँ पर दिया गया है जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट में मित्रों यहाँ बताया गया है कि संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। संभारिक वे परमाणु हैं, संभारिक कौन से परमाणु हैं, संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या डिफरेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ दिया गया है जो तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, यानी उसको तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो मित्रों ये था इस चैप्टर का सारांश जो हमने आपने क्या सीखा पॉइंट करके वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ लिया। इसके बाद चलिए अब देखते हैं जो इस पार्ट के अंदर कोई महत्वपूर्ण बिंदु अगर है परीक्षा के दृष्टिकोण से तो उसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों यहाँ पर संभारिक के बारे में बताया गया है, तो चलिए इसे संभारिक के बारे में जो पॉइंट यहाँ दिए गए हैं इसे यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के उस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे हम संभारिक कहते हैं। यही है संभारिक की परिभाषा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे जो संभारिक किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों आपने
सारांश में पढ़ा था 3 वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसी तीनों वैज्ञानिक के नाम को यहाँ पर हाईलाइट करके दिया गया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से पूर्व हम यहाँ पर परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया गया है, लिखा है कि हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, इस धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित रहते हैं। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। उसके बाद यहाँ पर टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने से पूर्व हम यहाँ पर जे टॉमसन के बारे में पढ़ते हैं। जो जे टॉमसन कौन थे? यहाँ मित्रों लिखा गया है, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री यानी ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन जो थे, उनका जो जीवन काल था वो 1856 से 1940 तक रहा। उनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के हिचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण उन्होंने 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगी भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। ये था शॉर्ट डिस्कशन अबाउट जे टॉमसन। चलिए अब जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा गया है जो टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह था। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति फंसे हुए हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो उसमें बीज है वो है और जो लाल भाग है वो हमारा क्या है, वो हमारा धनात्मक गोला यानी धनात्मक आवेश है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चित्र 4.1 में यहाँ पर दर्शाया गया है, ये पूरा धनात्मक गोला है और जो इसमें जो बीज तरबूज में दिखाया गया है माइनस वाला, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह है टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो चलिए दोस्तों फिर आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जो टॉमसन ने प्रस्तावित किया। टॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया? पहला नंबर में परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। परमाणु जो है धन आवेशित गोले का बना रहता है जो अभी चित्र में दिखाया गया, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें बीज की भांति धंसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में बताया है जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन यानी न्यूट्रल होते हैं। आगे मित्रों लिखा हुआ है यहाँ पर, यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है टॉमसन के मॉडल के बारे में कि यदि टॉमसन के मॉडल के परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, यद्यपि हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका, जैसा कि हम अब आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने के पन्नी पर टकराया गया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। उसके बाद यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। ये देखिए, यह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो यहाँ पर दिखाया गया है, जो उन्होंने कैसे इसका परीक्षण किया था। तो सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन यहाँ पर दिखाया गया है, जो ये कैसे कैसे हुआ था। तो चलिए मित्रों देखते हैं जो आगे इसमें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोगों ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। जो रदरफोर्ड ने आशा किया था उसके विपरीत परिणाम आया। चित्र 4.2 में दिखाया गया है, यही है 4.2 चित्र। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। क्या परिणाम मिले? पॉइंट्स में यहाँ दिए गए हैं, चलिए इसे पढ़ते हैं। आगे लिखा है जो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तेज गति से जो अल्फा कण चल रहे थे वो सोने की पन्नी से सीधे सीधे निकल गए। दूसरे पॉइंट में दिया है कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। और तीसरे पॉइंट में दिया गया है आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार क्या हुआ है, चलिए आगे पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। जो अविस्मरणीय बात था, ये रियल लाइफ में संभव नहीं था, जो इन्हें अपने प्रयोग के दौरान देखने के लिए मिला। चलिए इनके बारे में, इनके
इस मॉडल के बारे में और पढ़ेंगे, उससे पहले इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है, यही हमारे ई रदरफोर्ड हैं, जो हमारे बहुत बड़े भौतिकी वैज्ञानिक हैं। इनका जो जीवन काल रहा वो 1871 से लेकर 1937 तक का रहा। जन्म 30 अगस्त 1871 को हुआ था। स्प्रिंग गांव में हुआ था। उनका नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए भी वे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था और 1937 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अब आगे इनके जो मॉडल है इसके बारे में जो लिखा है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मित्रों यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उस दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें उसको। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ भी सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया वह बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारों पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस पर नहीं टकराएगी, उस घर पर नहीं टकराएगी और कोई आवाज़ सुनाई नहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली स्थान है जिनके बीच से पत्थर निकल जाएगा और पत्थर निकलने के बाद उस बच्चे को कुछ नहीं भी सुनाई दे सकता है। यही तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले थे। क्या निकाले थे? फर्स्ट पॉइंट में यहाँ दिया गया है कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि इससे यह पता चल गया जो जब उससे बाहर निकल रहा है इसका मतलब उसके बीच में कुछ छिद्र खाली रह गया है जिससे ये बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है। तो मित्रों यहाँ दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखा है कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने की परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। उसके बाद मित्रों यहाँ पर लिखा गया है, जो अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे निम्नलिखित लक्षण थे। कौन कौन से लक्षण थे चलिए पढ़ते हैं। पहला लक्षण था कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट में है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। उसके बाद रदरफोर्ड का जो मॉडल था ये थी उसकी विशेषताएं। अब जो है उसकी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी जो यहाँ पर बताया गया। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं, यह भी आपके हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है मित्रों कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। उसके बाद मित्रों यहाँ बोर का परमाणविक मॉडल दिया गया है। चलिए तो बोर के परमाणविक मॉडल को पढ़ते हैं। बोर के परमाणविक मॉडल में यहाँ लिखा है कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। कौन कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत की नील्स बोर ने? यही हमारे नील्स बोर जो यहाँ पर दिए गए इनके विषय में पढ़ेंगे। चलिए इनके 2 पॉइंट पहले पर देख लेते हैं। पहले पॉइंट में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरे पॉइंट में दिया गया है जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये नील्स बोर ने 2 पॉइंट रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बताया था। अब देखिए नील्स बोर के बारे में, चलिए इसके जीवन के बारे में, इनके जीवन के बारे में कुछ समझते हैं। यही है हमारे नील्स बोर। नील्स बोर 1885 से लेकर 1962 तक इनका जीवन काल रहा था। जन्म 7 अक्टूबर 1885 में हुआ था। कोपेनहेगन जगह का नाम है, वहाँ पर हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। उस तीनों पुस्तकों का नाम यहाँ पर दिया गया है। इस तीनों पुस्तक के नाम में से भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। पहले पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये 3 पुस्तक थे जो नील्स बोर ने प्रकाशित किए थे। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है इन कक्षाओं या कोषों का ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षा जो है इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु की ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। देखिए किसी परमाणु के कुछ ऊर्जा स्तर, पहला यहाँ पर दिया गया है सबसे बीच में जो है ये हमारा क्या है, नाभिक है। उसके बाद कक्षा के है, जो पहला कक्षा उसको के कहते हैं, यहाँ n = 1 होता है।
दूसरे कक्ष को L कहते हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था KLMN। तो दूसरे कक्ष को यहाँ को इसको L कहेंगे जिसका n इक्वल टू 2 होता है। तीसरे कक्ष को M कहेंगे जिसका n 3 होता है, नंबर 3 होता है। और चौथे कक्ष को n कहते हैं जिसका नंबर 4 होता है। तो K, L, M और N, तो यही है ऊर्जा स्तर। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। ये हमने बोर के परमाणविक मॉडल को पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया ये कक्षाएं या कोष KLMN या संख्याओं 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। इसको या तो KLMN के द्वारा दिखा दीजिए या फिर यहाँ जो लिखा गया है 1, 2, 3, 4 इसके द्वारा भी आप इसे दिखा सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और न्यूट्रॉन क्या होता है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1932 में जे चैडविक ने एक अपरमाणुविक कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है, हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर परमाणुविक संरचना कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनका दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इस प्रकार से होता है। और ये लिथियम है, इसका इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनका परमाणुविक संरचना यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे लिखा भी है जो पहले 18 तत्व, जो शुरू से नंबरिंग के आधार पर जो पहले 18 तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके परमाणुविक संरचना जो होती है उसका व्यवस्था चित्र इस प्रकार से रहता है, जो आप देख सकते हैं। क्लोरीन का, ऑर्गन का, सल्फर का, सबका इसमें दिखाया गया है। अब देखिए मित्रों यहाँ पर लिखा गया है जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। सो यहाँ बताते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। पहला नियम क्या है? इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहाँ n कक्षा की संख्या है, कक्ष की संख्या या ऊर्जा स्तर जिसे कहते हैं, जो अभी हमने चित्र में दिखाया था। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षीय के कोष में होगी 2 इंटू जो n होगा, नंबर ऑफ जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 जा 2 यानी 2। दूसरे कक्ष या L कोष में, दूसरे कक्ष बोलेंगे या इसको L कोष बोलेंगे, पहले वो K कोष, L कोष, फिर M कोष, फिर N कोष। तो दूसरे कोष L कोष में कितना होगा 2 इंटू 2⁻²। तो ये दूसरा कोष है, इसलिए यहाँ पर n जो है देखिए 2 इंटू n² होता है, 2 इंटू n², 2n²। तो यहाँ n हमारा 1 था तो हमने यहाँ पर 1 डाल के, तो पहले कक्ष में 2 आया। n जब यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। दूसरे कक्ष में 8 हो जाएगा। और तीसरे कक्ष जिसको M कोष बोलते हैं उसमें 2 इंटू 2n² होगा। तो n हमारा तीसरा कक्ष है तो 3 होगा, n 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 2 जा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 18। और चौथे कक्ष या n कोष में 2 इंटू n² होगा। n हमारा चौथा कक्ष है तो 4 होगा, 4 2 जा 4, 4 जा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 2 जा 32, यानी चौथे कक्ष में 32 उपस्थित होंगे। तो चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ दिया गया है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो नेक्स्ट में शिफ्ट कर जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट में दिया गया है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें पहले वाले भीतर कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। पहला कक्ष भर जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो जाएगी, उसके बाद दूसरे कक्ष में वो शिफ्ट करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कक्षाएँ क्रमानुसार भरती हैं। ये कक्षाएँ जो भरती हैं वो क्रमानुसार भरती हैं। उसका यहाँ मित्रों दिया गया है जो पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र को 4.4 में दिखाया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया था। हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक, यहाँ तक टोटल 18 जो होते हैं शुरू के, उसके परमाणुविक संरचना के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। तो चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं। ये कुछ क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्रियाकलाप बच्चों को कराने के लिए होता है। वैसे क्रियाकलाप से भी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन हमारा ये सीरीज जो NCERT समरी सीरीज है, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे लग रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो ये देखिए मित्रों, यह एक हमको यहाँ पर चार्ट मिला है, यहाँ पर दिखाया गया है सारणी 4.1। 4.1 में क्या बताया? विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणु का संयोजन। तो देखिए इधर तत्व का नाम दिया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या है? तत्व का नाम यहाँ पर दिया गया है नीचे ऑर्गन तक। उसके बाद उनके प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H हो गया, हीलियम का He हो गया, लिथियम का Li, Be, BCNO, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, ऐसे करके यहाँ पर इसके प्रतीक सारे दिए गए हैं। तो चलिए इसे पढ़ ही लेते हैं। जो ऑर्गन का हमारा एयर होगा, क्लोरीन का Cl, सल्फर का S, फास्फोरस का P,
सिलिकॉन का SI, एल्युमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg, सोडियम का Na, नियॉन का Na, फ्लोरीन का F, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, बोरॉन का B, बेरिलियम का Be और लिथियम का Li। उसके बाद आगे क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था हीलियम का He और हाइड्रोजन का H। उसके बाद इनकी परमाणु संख्या भी दी गई है, मॉलिक्यूल संख्या जो होती है वो भी यहाँ पर दिया गया है। हाइड्रोजन का 1 होगा और हीलियम का 2 होगा, लिथियम का 3 होगा, 4 होगा, ये सीक्वेंस से ही होता है। टोटल यहाँ पर कितने दिया गया है, टोटल यहाँ पे वही 18 जिसका परमाणु वहाँ पर दिया गया था वो यहाँ पर दिया गया है परमाणु संख्या। उसके बाद इसमें प्रोटोनों की संख्या भी कितनी होती है वो भी यहाँ पर दी गई है। हाइड्रोजन में 1 परमाणु होता है और 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है K में 1 होगा, L के लिए तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि टोटल इसमें 1 ही होता है। संयोजकता जो इसकी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। उसके बाद हीलियम में टोटल परमाणु संख्या 2 होती है, तो K कोष में इसमें 2 आएगा और LMN के लिए तो बचा ही नहीं और कुछ नहीं बचा, तो इसलिए इसका जो संयोजकता हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे यहाँ पर लिथियम का दिया है, लिथियम में 3 होते हैं, तो पहले कक्ष में 2 ही रह सकता है, तो 2 से एक्स्ट्रा जो हुआ वो सेकंड कोष में चला गया यानी L में चला गया। इसी प्रकार से इसमें ज़्यादा है, जैसे यहाँ देखिए नियॉन में 10 है, तो पहले कक्ष में 2 होगा, 2 एडजस्ट होगा, 2 के बाद दूसरे कक्ष में 8 एडजस्ट होगा, 8 से ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा रहता है, जैसे अगला वाला देखिए लिथियम के बाद जो है यहाँ पर नियॉन के बाद सोडियम है 11, तो देखिए पहले कक्ष में यहाँ पर 2 एडजस्ट हुआ और दूसरे में 8 हुआ, 8 और 2 10, एक बच रहा था 11, तो वो नेक्स्ट कक्ष में चला गया। और इससे भी ज़्यादा अगर होगा तो वो हमारा चौथे कक्ष में भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाया गया। मैक्सिमम यहाँ ऑर्गन का दिया था, ऑर्गन का 18 होता है जो 288 के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे दिया। चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं, ये आप याद करने की चीज़ है, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे मित्रों देखिए यहाँ पर लिखा गया है अष्टक 8 में 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। अष्टक 8 में 7 घटाकर प्राप्त की जाती है और इस तरह फ्लोरीन का संयोजकता जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि आपको जो संयोजकता जो होती है अष्टक 8 में, मतलब अंतिम जो उसका कक्ष होगा उसमें कितना और डालेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। जैसे यहाँ क्या बताया जाए, अष्टक 8 में 7 हटाकर प्राप्त की जा सकती है, इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। देखिए फ्लोरीन कहाँ लिखा है, इसमें लिखा होगा। चलिए फ्लोरीन के डिटेल में समझते हैं जो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन लिखा है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या जो होगी वो 9 होगी। 9 को इस तरह से डिवाइड करेंगे, पहले कक्ष में 2 आ जाएगा, दूसरे में 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना रहना जरूरी है, यहाँ पर 8 रहना जरूरी है, इसको कितना और चाहिए, 1 और चाहिए, तो वही 1 हमारा क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे सोडियम का ले लेंगे तो सोडियम का 11 होता है, 11 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 8 हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट सबसे लास्ट वाले कक्ष में 1 बचा, तो इसमें अब कितना, यहाँ कम है तो घटा देंगे, इसमें से कितना घटाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इस 1 को घटा देंगे तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता हमारी 1 हो जाएगी, मतलब 1 अणु यहाँ पर लूज हो जाएगा। तो इस तरह मित्रों हम संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आगे बताया गया है जो ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, चलिए हम निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8 है, तो 8 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो पहले कक्ष में 2 आएगा, दूसरे कक्ष में 8 रहना चाहिए, लेकिन 8 पूरा है इसका, तो 2 अभी चला गया तो बचा 6 इसमें आ गया। अब 6 को पूरा कंप्लीट होने के लिए 2 परमाणु चाहिए, तो यहाँ पर यही इसका जितना इसको चाहिए वही इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। तो इस तरह से हम संयोजकता किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता 4.1 में अंतिम स्तंभ में दी गई। यही 4.1 जो डायग्राम था इसके अंतिम स्तंभ में संयोजकता दी गई थी, जो मैंने आपको पढ़कर बता दिया। तो चलिए अब परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या को पढ़ते हैं और इस अध्याय को खत्म करते हैं। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में यहाँ बताया गया है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या ही कहते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन जो होते हैं उसी की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। जितना प्रोटॉन रहेगा समझिए उतना ही
परमाणु संख्या उसकी है। उसके बाद मित्रों यहाँ दिया गया है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। द्रव्यमान संख्या के बारे में बताया है जो एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 म्यू होता है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए टोटल हो जाएगा 6 + 6 = 12। इसी प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 है, तो इसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग के द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो अब आपने समझ लिया द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। उसके बाद मित्रों किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखिए नीचे बताया गया है। द्रव्यमान संख्या, तत्व का प्रतीक और परमाणु संख्या। यही तत्व का प्रतीक यहाँ पर आप देंगे, उसका द्रव्यमान संख्या ऊपर डाल देंगे और परमाणु संख्या नीचे डाल देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या उसका शो हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा और समझा। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एंड इसके समरी को भी हमने पढ़ा और इस चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको भी समझा। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया मेहनत अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, हमारा टारगेट BPSC TRE एग्ज़ाम है जो आगामी मंथ में होने वाला है। अभी उसका डेट निश्चित नहीं है लेकिन जल्द ही होगा, तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और इसे क्रैक करना है। उसीलिए हम NCERT समरी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। NCERT से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप लोग इसे अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित करते हुए देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक का बटन है, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए जिससे चैनल ग्रोथ कर सके, और हो सके तो चैनल का जो लाल बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके चैनल पर अपलोड हो जाए, आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे वॉच कर सकें। तो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार।